हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, या इसे हम उद्देशिका भी कह सकते हैं। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान में मूल उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है कि आखिर इस संविधान का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। और इस प्रस्तावना का मुख्य जो प्रयोजन है वो संविधान निर्माताओं के विचारों और उनके जो उद्देश्य थे उनको स्पष्ट करना ही सामान्यतः उस प्रस्तावना का उद्देश्य होता है, जिससे संविधान की क्रियान्विति और उसके पालन में संविधान की मूल भावना को हमेशा ध्यान में रखा जा सके। और प्रस्तावना इस बात को हमेशा याद दिलाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के प्रजातंत्रीय गणतंत्रात्मक राज्य का एक यूँ कहें कि संक्षिप्त लेकिन सारपूर्ण घोषणा पत्र है। और संविधान के जो गौरवपूर्ण मूल्य हैं उनको संविधान में इसके माध्यम से रखा गया है। प्रस्तावना के अंदर जो व्यक्त किए गए भाव हैं वो सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उसके प्रथम अधिवेशन में ही 13 दिसंबर 1949 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में यानी उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में अपनाए गए थे। पंडित नेहरू का यह उद्देश्य प्रस्ताव राष्ट्रीय आंदोलन के हमारे जो लक्ष्य रहे हैं तथा महात्मा गांधी के जो विचार और उनकी भावनाएं हैं उन पर यह आधारित है। हम अगर हमारी प्रस्तावना को एक बार ध्यान से देखें या उसको एक बार पूरा पढ़कर देखते हैं कि उसमें किन किन बातों पर का जिक्र किया गया है। यह प्रस्तावना कुछ इस प्रकार से है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यदि हम प्रस्तावना के जो मुख्य तत्व हैं उनकी थोड़ी विवेचना करें तो हम पाते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हम भारत के लोग, तो प्रस्तावना के अंदर हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उसके अंदर तीन बातें बहुत ही स्पष्ट हैं। वो ये हैं कि संविधान के द्वारा अंतिम जो संप्रभुता है वो या अंतिम प्रभुसत्ता है वो भारतीय जनता में निहित की गई है या उन्हें सौंपी गई है। साथ ही संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। और तीसरी बात यह कि भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया है, यानी इसकी जो सर्वे सर्वा है या जो अंतिम शक्तिशाली जो है वो भारतीय जनता ही है। वहीं से शक्ति जो है उसी के अंदर अंतिम शक्ति दी गई है। संविधान निर्माता तो केवल प्रतिनिधि मात्र हैं उसे बताने के लिए। संविधान सभा सही रूप के अंदर भारतीय जनता की प्रतिनिधि थी। और प्रस्तावना के अंदर जो व्यक्त शब्द हैं हम भारत के लोग, ये न केवल भावनात्मक दृष्टि से वरन वास्तविक रूप से भी सत्य हैं। और इन शब्दों के विषय के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जैसा कहा था संविधान सभा में कि उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा अनुसार ये प्रकट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है और इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से ही प्राप्त हुई है। इसके अंदर जो दूसरी बात है जिसके अंदर कहा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। इसका यह तात्पर्य है कि 26 जनवरी 1950 से ही भारत की जो अधिराज्य की स्थिति है, ये डोमिनियन स्टेट की जो स्थिति है वो अब समाप्त हो गई है। और भारत जो है अमेरिका या स्विट्जरलैंड या अन्य इस तरह के जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं उन्हीं की तरह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य अब है। अब यहाँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य यह है कि हम आंतरिक और बाहरी दृष्टि से हमारे ऊपर यानी भारत के ऊपर किसी भी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। और भारत इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है और वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए किसी भी तरीके से बाध्य अब नहीं है। भारत के संविधान में कहीं पर भी ब्रिटिश शासन सत्ता का उल्लेख नहीं किया गया है।
अब संविधान सभा के अंदर जो अनेक सदस्यों के द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया था कि भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन सभा के जो अधिकांश सदस्य थे उनका मानना था कि संविधान को किसी एक विशेष दर्शन के साथ या विचारधारा के साथ जोड़कर उसे विवाद का विषय अभी नहीं बनाया जाना चाहिए। अंत में जो दूसरा विचार था उसे मान लिया गया कि अभी समाजवादी शब्द नहीं रखा जाना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि बाद में जब 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ तो इस बात की आवश्यकता, जिन जिन बातों की आवश्यकता महसूस हुई उसके माध्यम से बाद में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो कुछ अन्य शब्द जोड़े गए उनके अंदर समाजवादी शब्द भी एक था। तो उसके अंदर जो है बाद में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता ये शब्द बाद में 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से उसमें जोड़ दिए गए थे अपनी आवश्यकता के अनुसार, यानी जैसा कि हमने अनुभव किया। समाजवाद का जो भारतीय मॉडल है वो अन्य जो परिचित समाजवाद के जो अन्य मॉडल हैं उनसे अपने आप में अलग है, यानी भिन्न है, और भारत के द्वारा अपनी विशेष परिस्थितियों के आधार पर ही इस समाजवाद को अपनाया गया है। भारतीय संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थिति प्रदान की गई है, और लेकिन 1976 के से पूर्व तक हम बात करें तो धर्मनिरपेक्ष शब्द, जैसे कि हमने पूर्व में चर्चा की कि यह शब्द प्रस्तावना के अंदर स्थान इसको नहीं दिया गया था और बाद में इसे शामिल किया गया। अब यह है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, ये लिखा हुआ है प्रस्तावना में। इसका मतलब है कि भारत में राजसत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता अपनी इस राजसत्ता का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगी, वरन अप्रत्यक्ष रूप से अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधियों के माध्यम से ही वो ऐसा करती है। ब्रिटेन जैसे विश्व के कुछ ऐसे लोकतंत्रात्मक राज्य हैं जहाँ पे राज्य का प्रधान वंशानुगत होता है। हम देखते हैं वहाँ सम्राट या साम्राज्ञी होते हैं और राजमुकुट सर्वेसर्वा होता है, लेकिन हम चूंकि इस बात से पहले से ही शोषित थे, पीड़ित थे इस राजवंश से, तो हमने लेकिन जो भारत है वो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ भी, लेकिन भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ गणराज्य भी है। भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ का यानी भारत राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी यानी राष्ट्रपति वंशानुगत राजा नहीं होकर के भारतीय जनता के द्वारा इनडायरेक्टली रूप से निर्वाचित हमारा राष्ट्रपति होता है। अब एक और तो भारत ने गणतंत्र स्वरूप स्वीकार किया है, किंतु इसके साथ ही 16 मई 1949 को भारत के संविधान सभा ने यह मान लिया कि भारत राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का सदस्य बना रहे। राष्ट्रमंडल की इस सदस्यता के आधार पर अनेक व्यक्तियों के द्वारा अपने विचार रखे गए कि राष्ट्रमंडल के जो सदस्य हैं, सदस्य राज्य जो हैं, वो ब्रिटिश सम्राट को अपने प्रधान के रूप में स्वीकार उनके द्वारा किया गया है। इसलिए भारत न तो प्रभुत्व संपन्न राज्य है और न ही गणतंत्र है, क्योंकि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को बनाए रखा है। जबकि ये विचार सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रमंडल एक लचीला संगठन है और जिस समय भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्रदान की गई थी उस समय राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन के अंदर यह स्वीकार किया गया था कि राष्ट्रमंडल में भारत की स्थिति कानूनी रूप से अन्य जो उपनिवेश हैं या उसके अन्य जो सदस्य राज्य हैं उनसे अलग होगी। वास्तव में भारत राज्य के जो प्रभुत्व संपन्न या गणतंत्रात्मक रूप उसकी राष्ट्रमंडल की सदस्यता से बिल्कुल अप्रभावित है। और इस संबंध में सदस्यों के भय का निराकरण करते हुए उसमें पंडित नेहरू ने भी कहा था कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता कोई प्रतिबद्धताएं नहीं है। राष्ट्रमंडल की शक्ति उसके लचीलेपन और सदस्यों की पूर्ण स्वतंत्रता की निहित है। उन्हीं शर्तों के साथ हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को बनाए रखा था। अब यह कि हमारे प्रस्तावना में अन्य जो शब्द हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना के अंतर्गत इन शब्दों के आधार पर संविधान के लक्ष्य का वर्णन किया गया है। हमारे संविधान के द्वारा जो है प्रतिनिधात्मक शासन को अपनाया गया है, जो व्यवहार के अंतर्गत जो मेजोरिटी है, बहुमत वर्ग का ही शासन एक तरीके से होता है। लेकिन हमारे संविधान का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है। सामाजिक न्याय से यहाँ तात्पर्य है कि समाज के अंदर व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाना चाहिए और उसे किसी भी अन्य आधार जैसे कि जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल, संपत्ति या ऐसे ही अन्य आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थिति के अंतर्गत अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी जो कृत्रिम सामाजिक दीवारें हैं उनके लिए भी कोई स्थान नहीं है और उनके लिए आगे जाकर के हमने संविधान में दंडात्मक प्रावधान भी किए हुए हैं। इसी तरह आर्थिक न्याय की बात की गई है। इसका तात्पर्य है कि ऐसी व्यवस्था का अंत कर दिया जाना चाहिए जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों के द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाता है। और आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जबकि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सारे समाज का अधिकार होगा और उनका प्रयोग
समस्त समाज के हितों की दृष्टि से किया जाए। इसमें सभी व्यक्तियों के लिए उनकी क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार, या यूँ कहें कि रोजगार के बदले में भरण पोषण के लिए पर्याप्त वेतन और गंभीर आर्थिक क्षमताओं का अंत किया जाना चाहिए। इन बातों को इस दृष्टि से शामिल किया गया है। इसी तरह हम कहें कि राजनीतिक न्याय, इसका तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र के अंदर स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। वयस्क मताधिकार और धर्म, जाति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में किसी तरह का भेदभाव निषेध किया जाना चाहिए। वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संदर्भ में समानता का जो उल्लेख किया गया है, उसमें ये भाव निहित है कि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उनके लिए न केवल अन्य व्यक्तियों के समान वरन विशेष कुछ सुविधाओं की व्यवस्था भी देश के द्वारा की जानी चाहिए। क्योंकि जब तक उनके लिए ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक उनके द्वारा समाज के अन्य व्यक्तियों के समान अपने व्यक्तित्व के विकास और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति का कार्य किया जाना संभव नहीं है। इसी तरह इसके अंदर अन्य जो शब्द हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, ये भी प्रस्तावना में लिखे गए हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत न केवल न्याय वरन इसके साथ स्वतंत्रता भी, समानता भी और भ्रातृत्व को भी भारतीय संविधान का लक्ष्य हमने घोषित किया है। हमारे संविधान निर्माता नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से नहीं, बल्कि यूँ कहें कि सकारात्मक स्वतंत्रता से प्रेरित थे, और जिसके आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। इसी तरीके से या इसी आधार पर उनके द्वारा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को संविधान में स्थान भी दिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा को अपनाते हुए संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता की रक्षा के साधन की व्यवस्था भी हमारे संविधान निर्माताओं के माध्यम से उनके द्वारा की गई है। समानता एक तरीके से हम देखें तो स्वतंत्रता की पूरक है, और हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा समानता को दो आयामों में बताया गया है या स्थापित किया गया है। जैसे एक तो प्रतिष्ठा की स्थापना और दूसरी है अवसर की समानता। अवसर की समानता को यदि हम देखें तो वो ये साधन है जिसके आधार पर प्रतिष्ठा की समानता को ही प्राप्त किया जा सकता है। और हमारे संविधान निर्माताओं का जो अंतिम आदर्श भ्रातृत्व या बंधुता है, संभवतः इसकी प्रेरणा 1 दिसंबर 1948 के जो मानवीय अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा पत्र है, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके प्रथम अनुच्छेद से ली गई है। जैसा कि उस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं और सम्मान और अधिकारों में समान हैं। उन्हें प्रकृति से विवेक और विश्वास प्राप्त हुआ है, और उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। तो उस जो प्रथम अनुच्छेद है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, वहाँ से हमने इसे प्रेरणा लेते हुए हमने अपने प्रस्तावना में इसे स्थान दिया है। साथ ही प्रस्तावना में कहा गया है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, ये सब भी अपनाए गए हैं। तो हमारे संविधान निर्माता जो भारत की विविधताओं के अंतर्गत मूल रूप से विविधता के अंदर एकता या उनकी यूँ कहेंगे विद्यमान जो एकता है हमारे अंदर, उससे परिचित थे, और वो चाहते थे कि भारत के नागरिक क्षेत्रीयतावाद, प्रांतवाद या भाषावाद या संप्रदायवाद के महत्व को न देते हुए या इन चीज़ों को न मानते हुए भारत की आधारभूत एकता का जो भाव है उसे अपनाएं, स्वीकार करें। इसलिए हमारे संविधान का बंधुता का आदर्श दो आधारों पर मुख्यतः टिका हुआ है, और वो है, एक तो है राष्ट्र की एकता और दूसरा है व्यक्ति की गरिमा। तो हमारे संविधान निर्माताओं के मन में इस देश के जो समस्त नागरिकों के लिए बंधुता की और साथ ही साथ इस राष्ट्र की एकता का विचार, दोनों ही ये बातें उनके दिमाग में थी, जिसके आधार पर उन्होंने इसको हमारे जो प्रस्तावना है उसमें स्थान दिया है। इसी कारण से उनके द्वारा संघात्मकता के बावजूद, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाए जाने के बावजूद भी हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी एकता और बंधुता का विचार करते हुए दोहरी नागरिकता के स्थान पर एकल नागरिकता के विचार को या आदर्श को भी उन्होंने अपनाया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो एक तरीके से हमारे पूरे संविधान का निचोड़ है। वो ये बताता है कि हम अपने संविधान के माध्यम से क्या चाहते हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं। उसके अंदर हमारे एक तरीके से राष्ट्रीय भावना मौजूद है। राष्ट्र की भावना यानी कि वो लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के समय हमारे क्या उद्देश्य थे, महात्मा गांधी का प्रभाव भी हमारे प्रस्तावना पर है। तो एक तरीके से हम कहें कि ये हमारी जो प्रस्तावना है, ये जो प्रियम्बल है, ये हमारे संविधान की आत्मा है, जहाँ हम पूरे के पूरे संविधान और उसके भाव क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं, उसके दर्शन हम अपनी इस प्रस्तावना के अंदर कर सकते हैं।
और ये प्रस्तावना हमारे वास्तविक रूप से देखें तो हमारी जो पूरा देश है उसकी भावना को व्यक्त करता है।